हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7 हो चुके हैं। क्लास 8 का आज चैप्टर 4 है ज्योग्राफी का, जिसमें इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप ना एक चीज थॉट लाए होंगे अपने दिमाग में, तो आप सोचे होंगे जिस बुक पे आप राइट करते हो तो वो लॉन्ग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होके आता है। इसका जो इट स्टार्ट इज लाइफ एज अ पार्ट ऑफ ट्री, और इसका लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है? एक ट्री के पार्ट से उसको कट किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसके वुड को ट्री को प्रोसेस किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है वुड पल्प में। और ये जो वुड पल्प होता है वो मिक्स होते हैं केमिकल और फाइनली चेंज होते हैं पेपर में बाय मशीन। दिस पेपर ना फाउंड किए जाते हैं प्लेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स, और यहाँ पे कहाँ मिलते हैं? इंक, जहाँ पे केमिकल से मिलते हैं। और फिर ना उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है लाइंस में पेजेस का। फिर उसके बाद पेज ना बाउंड किया जाता है, फिर नोटबुक के तरीके से, और पैक करके सेंड किया जाता है मार्केट में सेल के लिए। फिर फाइनली वो आपके हाथों में पहुंचता है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? इसमें ना रॉ मटेरियल जो होता है उसको ना प्रोड्यूस किया जाता है मोर वैल्यू के लिए। ठीक है, एज यू हैव बीन पल्प वॉज चेंज्ड इनटू पेपर। तो आप अगर आप देखे होंगे तो पल्प को ना चेंज किया जाता है पेपर में और पेपर को नोटबुक में। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? 2 स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें 2 स्टेज बताया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। एक तो पेपर मेड किया गया है पल्प से, और फिर क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, और क्लॉथ भी मेड होता है कॉटन से। वो वैल्यू एडेड करता है ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। In this way, the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ना फिनिश गुड को ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है रॉ मटेरियल से। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होता है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जहाँ पे कंसर्न किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड को लेके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को लेके। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहाँ पे हम सब गुड को प्रोड्यूस करते हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होता है। और टूरिज्म इंडस्ट्री, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होता है। मतलब इंडस्ट्री वो भी हो सकता है जहाँ पे प्रोडक्शन हो किसी गुड का, या इंडस्ट्री वो भी हो जा सकता है जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो किसी चीज का, या इंडस्ट्री वो भी हो सकता है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को ना क्लासीफाइड किया जा रहा है रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप के हिसाब से। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया जाएगा तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड और मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, मतलब कि जितने भी टाइप हो ना उसके हिसाब से रॉ मटेरियल के हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला होगा एग्रो बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड क्या होता है? जिसमें ना प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोड्यूस होते हैं और इससे ये रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसमें क्या क्या है? प्लांट और एनिमल द्वारा जो ना डायरेक्ट दिया जाता है ना, वो हो जाएगा एग्रो बेस्ड में। तो एग्रो बेस्ड में क्या क्या हो जाएगा? वेजिटेबल का नाम, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट और लेदर इंडस्ट्रीज, ये सब हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? ये ना प्राइमरी इंडस्ट्री होते हैं जिसका यूज किया जाता है मिनरल और के रूप में रॉ मटेरियल के तौर पे। ठीक है, ये प्रोडक्ट को ना, जो प्रोडक्ट होते हैं इस इंडस्ट्री का, वो ना दूसरी इंडस्ट्री के लिए फीड के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, आयरन जब मेक किया जाता है आयरन ओर से प्रोडक्ट होता है और वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है, और ये क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल के तौर पे मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रोडक्ट इससे, जैसे कि हैवी मशीनरी बनाया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाता है, रेलवे का कोचेज बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि इसमें ना सी और ओशियन से रॉ मटेरियल लिया जाता है और इसको ना प्रोसेस किया जाता है सी फूड में और मैन्युफैक्चरिंग जैसे फिश ऑयल में, और इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होगा कि इसमें फॉरेस्ट का थिंग ही हो जाएगा रॉ मटेरियल, और इसको एसोसिएट किया जाता है फॉरेस्ट पल्प से, पेपर से, पैरामोटिकल से, फर्नीचर से, बिल्डिंग से। ठीक है, अब साइज के हिसाब से बताया जा रहा है। अगर कैपिटल इन्वेस्ट ज्यादा किया जाए, पीपुल एम्प्लॉयड वहाँ ज्यादा हो वॉल्यूम में, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज, तो बेस साइज के हिसाब से इंडस्ट्री 2 तरीके के से हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो है ना, वो टाइप है स्मॉल इंडस्ट्री का, जो प्रोडक्ट करते हैं मैन्युफैक्चर हैंड
आर्टिसन, बास्केट वीविंग हो, पोएट्री हो, ये सब हैंडीक्राफ्ट है ना, ये सब कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जांपल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं ना, लेसर अमाउंट में कैपिटल और टेक्नोलॉजी का उसको जरूरत पड़ता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के मुताबिक, ठीक है, और वो ना लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल का होता है ना वो हाई, और फिर कंपेयर टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल का होता है वो हायर होता है, टेक्नोलॉजी यूज्ड सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया जाता है और सुपीरियर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग ना इंडस्ट्री ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड हेवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और जबकि प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल और हैवी मशीनरी ना, ये सब एग्जांपल है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का। अब देखो ओनरशिप के हिसाब से आप किस किस हिसाब से बात सकते हो, प्राइवेट होगा, स्टेट ओन्ड होगा और पब्लिक होगा, ज्वाइंट होगा, कोऑपरेटिव होगा। अब देखो प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट वो होता है जो किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा गवर्न किया जाता हो इंडस्ट्री, वो होगा। फिर पब्लिक इंडस्ट्री वो होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता हो। तो इसमें क्या हो सकता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है, ठीक है। ज्वाइंट इंडस्ट्री सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, जो दो इंडिविजुअल न मिल के बनाए हो, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड ना, ये एग्जांपल है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। फिर कोऑपरेटिव क्या होता है, जिसमें ना वो इंडस्ट्री ना ओन किया जाता है कोऑपरेट द्वारा, जो प्रोड्यूस करते हैं ना रॉ मटेरियल, जैसे कि सुधा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी, ये सब ना कोऑपरेटिव का है, ठीक है, कि इसमें कोऑपरेटिव सब खुद मिलके बनाते हैं इसको। फिर फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का, तो इसमें ना जहाँ पे भी ना रॉ मटेरियल होगा, लेबर होगा, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज अवेलेबल हो जाएगा, वहीं पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे लोकेशन जो इंडस्ट्री का होगा वो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। ये होता है फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम वो होता है जो कंसिस्ट करता है ना इनपुट्स और फिर प्रोसेसेस और आउटपुट्स भी। द इनपुट्स क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, लेबर और कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेस इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, और जो प्रोसेस होता है वो ना एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज को प्रोसेस करता है। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में। आउटपुट जो होता है ना इन प्रोडक्ट का, और इनकम जो अर्न होता है फ्रॉम इट। In case of textile industry, the input may be cotton, human labor, factory and transport cost. अब अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तौर पे देखा जाए तो इनपुट क्या क्या हो सकता है, कॉटन हो सकता है, ह्यूमन लेबर हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, ट्रांसपोर्ट कोस्ट हो सकता है, और ये प्रोसेस करते हैं गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। और ये आउटपुट ना क्या इसका निकलता है कि एक शर्ट का निर्माण होता है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बताया जा रहा है कि ना इंडस्ट्री ना लोकेट कहाँ करते हैं, इच अदर, जहाँ पे भी ना बेनिफिट मिले, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड का वो नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है, तो जो मेजर सेंटर है वर्ल्ड का वो है नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में और ईस्टर्न एशिया में। मेजर इंडस्ट्री रीजन जो है लोकेट करते हैं टेम्परेट एरिया में, सी पोर्ट के पास और स्पेशली कोल फील्ड्स के पास, ठीक है। इंडिया के पास भी सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन और एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में अब यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। भोपाल में गैस ट्रेजरी हुआ था, इसके बारे में आपको पता होगा, तो वो उसके बारे में है कि मिथाइल गैस से कैसे भोपाल में मिथाइल गैस से कैसे बहुत ज्यादा लोगों का मौत हो गया था, उसके बारे में है, ठीक है। अब इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। अब मेजर इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड में जो मेजर इंडस्ट्रीज है ना, आयरन स्टील इंडस्ट्री, मेजर जो इंडस्ट्री है ना वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, क्योंकि ये ना टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है। ये ना क्या करते हैं, इमर्जिंग इंडस्ट्री है। कंट्री जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ लोकेट किए हैं, जर्मनी में, यूएसए में, चाइना, जापान, रसिया में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसंट्रेट है इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान में। और मेजर हब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो सिलिकॉन वैली है, सेंट्रल कैलिफोर्निया में और बैंगलोर के रीजन में इंडिया का, ठीक है। आयरन स्टील इंडस्ट्री ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होता है। ये सभी इंडस्ट्री को ना
वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स होता है यहाँ पे। ये ना प्रोडक्ट करते हैं रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, और ये जो इनपुट होता है ना इंक्लूड करता है रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, लेबर को भी, कैपिटल, साइट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। ये ना कन्वर्ट करते हैं आयरन को स्टील में, इन्वॉल्व करते हैं मैनी स्टेज को लेके, ठीक है। जो रॉ मटेरियल होता है ना वो पुट करता है फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, यहाँ पे स्मेल्टिंग भी होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रिफाइंड होता है। The output obtained is steel which may be used by other industry as raw material। उसके बाद ना स्टील बनता है जिससे और वो दूसरे भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बन सकता है। स्टील ना टफ होता है और वो इजीली ना शेप किया जा सकता है, कट और मेड भी किया जा सकता है वायर के तौर पे। तो इस स्टील का एलॉय का यूज किया जाता है स्मॉल अमाउंट में मेटल को, जैसे कि अल्मोनियम, निकल और कॉपर बनाने में। एलॉय में गिव करते हैं स्टील को अनयूजुअल हार्डनेस और टफनेस और एबिलिटी करने का ताकि वो रेजिस्ट कर सके, ठीक है। स्टील ना ऑफ्टन यूज किया जाता है बैकबोन मॉडर्न इंडस्ट्री का, और जो एवरीथिंग होते हैं ना वो मेड होते हैं आयरन या स्टील से। जो भी टूल्स हो, मशीनरी हो, मेटल्स हो, शिप, ट्रेन, ट्रक्स, ऑटोज, ये सब ना लार्जली किससे मेड होते हैं? स्टील से होते हैं। उसके बाद ना सेफ्टी पिंस, फिर नीडल्स जो होते हैं वो भी स्टील से बने होते हैं। ऑयल व्हील्स भी ड्रिल किए जाते हैं स्टील मशीनरी से। स्टील पाइपलाइन जो होते हैं ना वो ट्रांसपोर्ट ऑयल भी करते हैं। मिनरल आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट, मिनरल भी माइंड किए जाते हैं स्टील इक्विपमेंट से। फार्म मशीन एंड मोस्टली स्टील मोस्टली स्टील। फार्म का जो मशीन होता है वो मोस्टली स्टील का होता है। लार्ज बिल्डिंग जो होते हैं ना वो स्टील फ्रेमवर्क के बने होते हैं, ठीक है। बिफोर 1800 AD से पहले इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री ना उसने लोकेट करते थे जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल हो सके। फिर उसके बाद आइडिया हुआ कि लोकेशन इंडस्ट्री को ना वहाँ बनाया जाना चाहिए जहाँ पे कोल फील्ड क्लोज हो और जहाँ पे कैनाल्स और रेलवेज हो। फिर 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री ना बिगिन करने लगा लार्ज एरिया में जहाँ पे फ्लैट लैंड हो सी के पास, और इसलिए ना स्टील, ताकि स्टील वर्क और बहुत ज्यादा become very large and iron ore had to be imported from overseas, ताकि आयरन ओर को ओवरसीज से ना लेके जाया जा सके। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल। आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है ना वो डेवलप किया है और इसमें एडवांटेज भी है, जैसे कि रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट और मार्केट का। ये सब जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर जो है इंडिया का कहाँ है? भिलाई है, दुर्गपुर है, बुरनपुर है, जमशेदपुर है, रोरकेला है, बोकारो है, जहाँ जो भी ना स्प्रेड किए जाते हैं 4 स्टेट्स में, जैसे कि वेस्ट बंगाल में वो भी स्प्रेड किए गए हैं 4 स्टेट में, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो। भद्रावती और विजयनगर के कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश में भी है, सेलम में तमिलनाडु में है। ये भी इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर है जो यूटिलाइज करते हैं लोकल रिसोर्स को, ठीक है। जमशेदपुर जो है ना वो बिफोर 1947 और वहाँ पे वन आयरन और स्टील प्लांट था जो टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड था, टिस्को, वो ना प्राइवेटली ओन था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव किया और फिर सेवरल आयरन स्टील प्लांट्स वहाँ पे खोला। टिस्को स्टार्ट हुआ था 1907 में साक्षी में। उसके बाद कन्फ्लुएंस हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे कन्फ्लुएंस हुआ था रिवर सुब्ररेखा और करकाई रिवर का, जहाँ पे झारखंड में। और फिर साक्षी वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, और उसके बाद ना उस शहर का नाम जमशेदपुर कर दिया गया। ज्योग्राफिकली जमशेदपुर ना बहुत कन्वीनियंटली सिचुएटेड है आयरन स्टील सेंटर के लिए इंडिया का, ठीक है। इसलिए ना इस स्टेज को यहाँ पे यूज किया गया था सेवरल रीजन से इस स्टील प्लांट को यूज करने के लिए। ये प्लेस ना 32 किलोमीटर अवे है कालीमती स्टेशन से, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से, और ये क्लोज है आयरन ओर, कोल और मैग्नीज डिपोजिट से जो कोलकाता में है, जिसमें प्रोवाइड करता है जो लार्ज मार्केट इसके लिए। टिस्को ना अपना कोल ना झरिया कोल फील्ड से लाता है, आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लाता है। खड़काई और सुब्ररेखा रिवर ना इसको इंश्योर करते हैं सफिशिएंट वाटर सप्लाई। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ना प्रोवाइड किए हैं एडिक्वेट कैपिटल इसमें लेटर डेवलपमेंट के लिए। जमशेदपुर ना सेवरल अदर इंडस्ट्री प्लांट भी है वहाँ पे, उस टिस्को के बाद बनने लगा। वहाँ पे केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लांट, केबल और वायर भी बनने लगा, ठीक है। डेवलपमेंट जब हुआ आयरन और स्टील इंडस्ट्री का तो वो ओपन किया बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इंडिया में, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो ऑल सेक्टर थे ना इंडियन इंडस्ट्री के वो डिपेंड करने लगे थे इन आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है।
तो इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री था ना, कंसिस्ट कर रहा था लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स, और इसमें ना इस लार्ज से लार्ज स्टील प्लांट भी था और मिनी स्टील मिल्स भी था, जो इंक्लूड करते थे सेकेंडरी प्रोडक्ट जैसे रूलिंग मिल्स और एनकिलरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, पिट्सबर्ग के बारे में बताया जा रहा है। ये ना इम्पोर्टेंट सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है। पिट्सबर्ग ना एंजॉय करता है लोकेशनल एडवांटेज, वहाँ पे ना रॉ मटेरियल जैसे कि कोल अवेलेबल हो जाता है लोकली, और आयरन ना कम होते हैं आयरन माइन से मिनोस्टोआ के। और फिर अबाउट ना 150 किलोमीटर ना पीटर्सबर्ग है, जिसमें ना बिटवीन दिस माइंस एंड पीटर्सबर्ग इज वन वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर शिपिंग, और इसके बीच में ना शिपिंग का रूट भी है जो और चीपली ले जाता है, और ग्रेट लेक है वाटरवे के लिए। ट्रेन ना कैरी करता है और को ग्रेट लेक्स पीटरबर्ग से, और द ओहियो एंड द मंगोलिया एंड अल्गेनिया रिवर प्रोवाइड्स एडिक्वेट वाटर सप्लाई। ये सब रिवर ना उसको एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी देते हैं। ठीक है, टुडे ना बहुत फ्यू लार्ज स्टील मिल्स है पीटर्सबर्ग में itself. They located in the valley of Mongolia and Allegheny River above Pittsburgh and along the Ohio River below it. अब ना ये सब मंगोलिया और अल्गेरिया रिवर के पास हो गए हैं पिट्सबर्ग के बावजूद, ओहियो रिवर के पास भी है। फिनिश स्टील जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं मार्केट से लैंड और वाटर रूट्स के द्वारा। ठीक है, पिट्सबर्ग एरिया ना मैन्युफैक्चरी अदर देन स्टील माइंस, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है और स्टील माइन के अलावा भी। ये स्टील ना रॉ मटेरियल होता है डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे रेल रोड इक्विपमेंट को लेके हो, हैवी मशीनरी को लेके हो, रेल्स को लेके हो, तो ये सभी चीज़ के लिए स्टील ना क्या करता है, रॉ मटेरियल देता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कोई कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।